अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा मतलब नंबर्स, फॉर्मूले और स्प्रेडशीट्स, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि पैसे का असली खेल गणित का है ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का है। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ ऐसे ही कमाल के सबक समझेंगे। ये सबक बताते हैं कि भाई पैसा कमाना शायद विज्ञान हो सकता है, पर उसे संभाल कर रखना वो तो पूरी तरह से साइकोलॉजी है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। दौलत, ये लॉजिक का खेल है या फिर कहानियों का? हम सबको लगता है कि पैसे से जुड़े फैसले तो एकदम दिमाग से, ठंडे दिमाग से लेने चाहिए, पर सच बताऊं, असलियत इससे बहुत अलग है। और पता है, इस सवाल का जो जवाब है ना, वो शायद सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया भी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इसी सोच की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक यह है कि पैसे को लेकर जो हमारी सच्चाई है वो दुनिया की सच्चाई से बहुत बहुत अलग हो सकती है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि हमारे जो अपने तजुर्बे हैं वही सब कुछ तय करते हैं। अच्छा, इस बात को ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और मीरा। रवि ने बचपन में अपने घर में 2008 के मार्केट क्रैश की तबाही देखी है, अपने पेरेंट्स को पैसे खोते देखा है, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट मतलब खतरा। दूसरी तरफ है मीरा, जिसके परिवार ने हमेशा रियल एस्टेट में पैसा बनाया, हमेशा फायदा देखा, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो खेल का एक हिस्सा है, नॉर्मल है। रवि का सच क्या है? भाई अपने पैसे को जोखिम में क्यों डालना? और मीरा का सच, अरे मार्केट तो हमेशा ऊपर आ ही जाता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इनमें से कोई भी पागल नहीं है। जैसा कि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हम सब अपनी अपनी जिंदगी के तजुर्बों के हिसाब से ही काम करते हैं। हमारे जो पैसे से जुड़े फैसले होते हैं ना, वो असल में इमोशनल कहानियां होती हैं, कोई लॉजिकल फॉर्मूले नहीं। और ये समझना हमें दूसरों के लिए थोड़ी हमदर्दी रखना सिखाता है। अच्छा, हमारे तजुर्बों के अलावा बिना दो और ऐसी जबरदस्त ताकतें हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। एक है किस्मत और दूसरा है जोखिम। बिल गेट्स की कहानी देखिए। वो अमेरिका के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक में पढ़े जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। ये क्या थी? ये किस्मत थी। अब उन्हीं के एक क्लासमेट थे केंट इवांस, उतने ही होशियार, उतने ही मेहनती, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में एक पहाड़ी हादसे में उनकी मौत हो गई। ये क्या था? ये जोखिम था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। जब जीत मिले तो विनम्र रहिए, और जब किसी और को हारते देखें तो दयालु बनिए, क्योंकि सफलता इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई सही था। हो सकता है वो बस किस्मत वाला था। चलिए अब बाहरी ताकतों से जरा हटकर अपने अंदर की लड़ाई पर फोकस करते हैं। दौलत बनाने और बचाने के लिए जो हमारे अंदर एक जंग चलती है, लालच, धैर्य और टिके रहने की जंग। ये जो और ज्यादा पाने की दौड़ है ना, ये एक ऐसी रेस है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। हम बस अपने गोल पोस्ट को आगे और आगे खिसकाते रहते हैं। सोचिए, एक करोड़पति भी नाखुश हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तुलना किसी अरबपति से कर रहा होता है। इसका असली जाल है सोशल कंपैरिजन, यानी दूसरों से अपनी तुलना करना। रजत गुप्ता जैसे लोगों की कहानी से हमें यही सबक मिलता है। उनके पास सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन उन्हें और चाहिए था, और इस और के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। असली लग्जरी, असली अमीरी ये जानना है कि कब रुकना है और कहना है बस इतना काफी है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो शुरुआत में तो बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन उसके नतीजे हैरान कर देते हैं। चलिए बस एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। अब देखिए, अगर ये रकम हर 10 साल में सिर्फ डबल होती है तो 10 साल बाद ये होगी 2 लाख, 20 साल बाद 4 लाख, 30 साल बाद 8 लाख, 40 साल बाद 16 लाख और 50 साल बाद पूरे 32 लाख रुपए। जो चीज शुरुआत में इतनी धीमी लग रही थी, वो आगे चल के एक चमत्कार बन जाती है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। आपको पता है, वॉरेन बफे ने अपनी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई थी। तो इससे क्या समझ आता है? यही कि इन्वेस्टमेंट में समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है और जल्दबाजी यानी कि इम्पेशेंट होना सबसे बड़ा दुश्मन। जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखने की जरूरत है। एक बात और, अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। इनके नियम भी अलग हैं। अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, थोड़ा डर और बहुत सारी सावधानी की जरूरत होती है।
और इसीलिए पैसे के खेल में जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड स्किल है वो है सर्वाइवल, मतलब बस टिके रहना। छोटे मोटे बड़े मुनाफे कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि कोई इस खेल में लंबे समय तक टिका रहे, आउट ना हो। तो अभी तक हमने बात की कि पैसा कैसे बनाया जाए और कैसे उसे बचाकर रखा जाए, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमें पैसा क्यों चाहिए? इसका असली मकसद है क्या? देखिए, असली दौलत बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी घड़ियां या आलीशान घर नहीं है। नहीं, असली दौलत है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना, अपने समय को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की आज़ादी। इसका मतलब है सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। बस यही। जब कोई अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी पाता है ना, असल में वही सबसे बड़ी अमीरी है। एक और बड़ी मजेदार साइकोलॉजिकल चीज है निराशावाद का आकर्षण। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं वो ज्यादा समझदार और रियलिस्टिक लगते हैं ना, और आशावादी इंसान थोड़ा भोला भाला लगता है। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हर मुश्किल के बाद, हर संकट के बाद दुनिया आगे ही बढ़ी है। तो लंबे समय में आशावादी रहना ही दौलत बनाने का असली तरीका है। और हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि पर्सनल फाइनेंस सच में पर्सनल होता है। हर किसी के गोल अलग हैं, डर अलग हैं, टाइमलाइन अलग है। तो फिर सबकी स्ट्रैटेजी एक जैसी कैसे हो सकती है? किसी और को कॉपी करने से बेहतर है कि हर कोई अपना गेम खेले। तो आखिर में बात घूम फिरकर वही आ जाती है, ये खेल स्प्रेडशीट या बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज का नहीं है। ये खेल है इमोशंस का, धैर्य का और एक मकसद का। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है, वो पैसा जो बैंक में है। असली आज़ादी वो है जो महसूस होती है, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। और असली खुशी वो एक चॉइस है, ये जानने की चॉइस कि कब कहना है बस इतना काफी है। तो बस एक आखिरी सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। कोई जीतने के लिए खेल रहा है या सिर्फ इसलिए खेल रहा है ताकि वो हार ना जाए? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही किसी की पूरी फाइनेंशियल सोच को तय करता है।